हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए क्लास 10th जो कि हमारा है यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। और ये हमारा क्लास 10th का है। यहाँ पे हम आपको व्याख्या सहित पूरा सॉल्व कराएंगे कि आपका पेपर कैसे होता है, कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होता है, कितने कितने नंबर के अलग अलग इसे विभाजित किया गया। इन सभी का आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे, जो कि हम यहाँ से सेट वाइज पढ़ा रहे हैं। जैसे ये हमारा सेट है दूसरा, इसकी प्रीवियस वीडियो में हम सेट पहला बता चुके हैं। देखिए हमारे यहाँ जो पेपर होता है वो 7 सेट में डिवाइड होता है। कितने सेट में डिवाइड रहता है? 7 सेट में टोटल डिवाइड रहता है। उसमें से कोई भी सेट आपके यहाँ भी आ सकता है। मतलब जब आप पेपर देंगे तो सातों सेट में से कोई भी सेट आपका भी हो सकता है। तो आइए यहाँ पे हमें सातों सेट को देखना पड़ता है। फिर सेम ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। पेपर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बस अलग होते हैं, लेकिन जो पैटर्न होता है वो सातों सेम होता है, सही उसी प्रकार होता है जैसा पहला और दूसरा में होता है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, और पेपर के माध्यम से आपको एक समझ लीजिए आपके लिए एक मॉडल है, क्योंकि आपको बोर्ड में एग्ज़ाम बोर्ड का आपको देना है। आपको पता नहीं रहता है कि हमारा पेपर कैसे होते हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स से होते हैं, और पता नहीं हम उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपके एक आकलन के लिए, मतलब आप खुद को एक आँक सके, मतलब खुद को जान सके कि मैं कितना कर सकता हूँ, या मेरा क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है। इस सब के बारे में आपको जानकारी तभी होगी जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे आपके लिए एक हेल्प होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में। तो आइए हम देखते हैं हमारा, देखिए पेपर क्या है। अब देखिए यहाँ पे सीधे हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले आपको ये दिया था है, इसमें लिखा रहता है कुछ निर्देश। उस निर्देश को पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि निर्देश में काफ़ी अच्छी बातें बताई रहती हैं जो आपके लिए सही हो सकती हैं। शायद आप जो चीज़ गलती कर दे वो उसमें लिखा हो कि आप इसे पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 1 मार्क्स का होता है। अब कहेंगे पहला 1 नंबर का होता है? नहीं, पहले में 5 प्रकार के रूप में होते हैं। पहले में कितने होते हैं? पहले वाले में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जो 1-1 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के हुआ टोटल? 5 नंबर का। अर्थात पहला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, और इसमें 5 प्रश्न पूछे गए होते हैं। 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो आइए उसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है, क दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो आइए देखते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो इसे बता लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, आप तो पढ़े ही होंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप पेपर देते हैं, और टेस्ट आप तब देंगे जब आप उस चीज़ की तैयारी कर चुके रहेंगे। तो आइए हम देखें, यहाँ पे जो पहला है देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या बोला है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है वो क्या है, महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरा क्या है, करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर शंपूरानंद हैं, और ये क्या है, गलत है, क्योंकि करुणा नामक लेखक के डॉक्टर शंपूरानंद नहीं है। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। संस्कृत के जो 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यही सही है, क्योंकि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और जो यहाँ पे चौथा है, कुटुज के लेखक जयप्रकाश भारती, ये कि गलत है। अब देखिए यहाँ पे क वाला क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा। अगर आपका ये सही हो जाएगा तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स आपका ये फिक्स है। अब ख वाले में क्या होता है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, चारों में से किसी एक के बारे में ही आपको लिखना है कि उसके लेखक कौन है। तो देखिए आपको किसी को पता हो या ना हो, लेकिन कंकाल जो है सबको पता होगा। कंकाल किसका है, यह सबको याद हो। कंकाल हमारा जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल है। तो इसमें आपको 1 नंबर फिक्स हो गया। और कंकाल में यह अपने जयशंकर प्रसाद का है। और हम बता देते हैं, जैसे बर्फ़ की गुड़िया है, ये किसका लिखा है? बर्फ़ की गुड़िया जो है वो जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा क्या है, तुम चंदन हम पानी,
ये किसका लिखा गया है? ये विद्यानिवास मिश्र जी का लिखा गया है। और विचार विधि किसका लिखा है? रामचंद्र शुक्ल का। तो आप इन चारों में से किसी एक के बारे में ही आपको लिखना था कि उसके लेखक कौन है, तो आप किसी का भी लिख सकती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कंकाल, तो ये आसान था, ये सभी ने इसी का आंसर ही दिया होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे 1 नंबर फिक्स हो गया। अतः आप 5 में से अभी 2 नंबर पाए हैं, अभी 3 नंबर भी और आपको बाकी है पाना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के बाद ही आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ग वाले में कि भीट वार्ता विद्या की किसी एक लेखक का नाम लिखिए। अब भीट वार्ता विद्या की किसी एक लेखक का आपको नाम लिखना है, तो किसी एक लेखक का नाम लिख लीजिए, जैसे राजेंद्र यादव। ये क्या है? भीट वार्ता विद्या के एक लेखक है राजेंद्र यादव। अब घ वाले में देखिए क्या है, ये किसी एक महिला, क्या है? किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए, कोई एक महिला कहानीकार का नाम लिखना है। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिभा राय, ये एक महिला कहानीकार हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा राय। अतः आपको देखा जाए तो यहाँ पे 4 नंबर टोटल मिल चुके हैं, लेकिन आपको पाना कितना है? 5 नंबर। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये हमारा है 5वां क्वेश्चन। 5वां इसमें क्या है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम क्या है? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। अब यहाँ आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है, जिसमें आपको कितने मार्क्स मिले? 5 नंबर, क्योंकि आपने सभी आंसर सही दिए। तो दूसरा देखिए तो क्या है, दूसरा है कि छायावादी काव्य के, इसमें भी देखिए दूसरा, ये क ख ग पार्ट में 3 पार्ट में से विभाजित किया है, जबकि क 2 नंबर का है और ख भी 2 नंबर का है और ग 1 नंबर का है। तो आइए देखते हैं क क्वेश्चन क्या कहता है कि छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की विशेषताएं क्या होती हैं? छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं, पहला लिख लीजिए आप, सौंदर्य बना भावना। दूसरा क्या है? रहस्य भावना। अब आगे देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी कविधारा के किन्हीं 2 कवि के आपको नाम बताना है, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, ये दोनों क्या हैं? ये सब प्रयोगवादी कवि काव्यधारा के 2 कवि हैं। अब आगे देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है किसी एक की रचना के बारे में आपको बताना है, जैसे प्रिय प्रवास, इस सब के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप, अगर आपको मालूम है तो आप तो लिख सकते हैं कि किसी एक के बारे में लिख लेंगे यहाँ पे। तो अगर हम देखा जाए तो जो रमेश पिघलते पत्थर है, इसका क्या है? रमेश राघव। और जो पद्माभरण है, इसके हम लिख लेते हैं कि ये पद्याकर हैं। और प्रिय प्रवास के कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। द्वापर का कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये इन चारों के हम रचनाकार के बारे में बता दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे 2 गद्यांश दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या मिलता है? गद्यांश मिलता है। 2 गद्यांश दिए रहते हैं, जिसमें से आपको दोनों तो करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों करेंगे तो टाइम नहीं रहेगा आपके पास। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी एक को करना है। यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ बहुत बच्चे था कि ये सब जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो सही से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं। उन्हें लगता है कहीं एक लिखा रहेगा तो उन्हें लगेगा कि सारा करना है, तो सभी करके चले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन तो पढ़िए, वो आपको समय देगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को, मतलब इन दोनों में से किसी एक ही को करना है। और जानते हैं कितने नंबर का है? वो 6 नंबर का है, 6 नंबर का है आपको। मतलब एक गद्यांश करेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, जो कि 2-2 नंबर का है, क्योंकि गद्यांश करने के लिए कुछ क्वेश्चन या संदर्भ प्रश्न व्याख्या भी करनी रहती हैं। जैसे यहाँ पे कहा है कि रेखांकन, ये जो रेखा उनके वर्ड है जो यहाँ पे रेखांकन किया है, इनकी व्याख्या भी आपको करनी रहती है। तो देखते हैं हम, ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में गद्यांश जब पढ़ा रहे थे तभी आपको यहाँ पे हम बता चुके हैं, तो आप उन्हें देखिएगा, ये वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, अगर देखिए हम आपसे कहे हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
इसका जो शीर्षक का नाम लिखना है आपको, और इसके लिए लेखक कौन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो यहाँ पे रेखांकित दिए गए थे उनकी आपको व्याख्या करना है। और तीसरा है कि वर्तमान सदस्य शब्द क्यों रहता है, इसका आपको आंसर ढूंढना है, जो कि इसी जितना गद्यांश है उसी में से है। ऐसे यहाँ पे देखिए ख वाले में भी है, ख वाले में भी आपको यही करना है। तो आगे हम देखते हैं। ये देखिए जो ख वाला था हमारा तीसरा का क्या था, जो हमारा तीसरा का ख वाला पार्ट था अथवा में जो करके दिया था उसी का ये क्वेश्चन है। इसे आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि आप सब तो इसे सॉल्व करना है, तो आप सबके लिए क्या है ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के संदर्भ की व्याख्या कीजिए और उसका काव्य संगत भी स्पष्ट कीजिए। आपको मतलब यहाँ पे व्याख्या भी करना है तथा काव्य का संदर्भ भी लिखना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, जो जिससे हमारा गद्यांश था सेम वैसे ही पद्यांश आता है, उसमें भी हमें व्याख्या करने रहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। जो क्वेश्चन देते हैं उसे सॉल्व करके यहाँ पे लिखना रहता है। तो देखिए ये हमारा है पहला क दिया है, इसमें भी आपको दो दिए रहते हैं क ख, लेकिन इसमें से किन्हीं एक ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों को नहीं करना है, किसी एक को ही सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दिया मोर पंख सिरा ऊपर, ऐसे यहाँ पे क्या दिया अड़ू, ये आपको जो भी यहाँ पे लिखा है ये आपको दिया गया है। तो आई होप आपको मतलब प्रीवियस वीडियो देख कर ही आप ये वीडियो देखेंगे, जिससे आपको ये पता होगा कि ये गद्यांश किस चैप्टर के हैं, सॉरी पद्यांश है किस चैप्टर से और कहाँ से लिखे गए हैं। तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अगले हम देखते हैं आगे। देखिए जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था चौथा, उसी का ये बचा हुआ पार्ट है जिसकी व्याख्या आपको करनी थी। तो आप सब इसे एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा रोक के, और इससे पहले सबसे पहले आप खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे आप जैसे सॉल्व तो आप ही को करना है, हम आपके करेंगे आके करवाएंगे नहीं वहाँ पे बोर्ड में। तो एक हम आपको प्रेस्टीज सेट के रूप में दे रहे हैं, इसे आप सब सॉल्व कीजिएगा और इसका कितना हम मार्क्स पा रहे हैं ये मार्क्स काउंट करके आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा हमें कि आपके 70 में कितने मार्क्स आते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाँचवा है, पाँचवा इसमें भी पार्ट में विभाजित किया गया है। जैसे ये क वाला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक के लेखक का जीवन परिचय लिखिए। आपको इसमें से किसी एक का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। ये नहीं बताया है, मतलब किसी एक का लिखना है। दोनों तीन से दिए रहे थे, तीनों में से जिनका भी आपको याद है, जिनका भी आपको सही से पता है डाटा, उनका क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है। जैसे डॉक्टर रमेश प्रसाद हैं, जैसे प्रकाश भारती है, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय हैं। इन तीनों में से जिन्हें भी आपका याद है जिनके बारे में, वो आप यहाँ पे लिख सकती हैं। आइए देखिए 3 नंबर का होता है, 18 का 5वां का क करेंगे आपको तो 3 मार्क्स आपका फिक्स है। अब जो ख है वो उसमें क्या है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय करना है। देखिए ये हमारा जो पहला था वो लेखक था, इसका मतलब वो गद्य था। और ये जो हमारा ख वाला है ये पद्य है, इसमें भी आपको किसी एक का जीवन परिचय करना है। जैसे यहाँ पे दिया माखनलाल चतुर्वेदी, तुलसीदास और अशोक वाजपेयी, इसमें से किसी एक का करना है आपको। 3 नंबर इसमें भी आपको क्या है, फिक्स है। तो टोटल अगर देखा जाए तो जितने मार्क्स से उतने मार्क्स आप पा सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अपने मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मतलब जब पढ़ेंगे नहीं तो घट ही जाएंगे ना आपके मार्क्स, तो बढ़ाने के लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। अक्सर बच्चे मतलब अगर मैथ वथ में तो हमेशा वो मेहनत करते ही रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। अब नहीं मार्क्स आता है तो उनकी क्या गलती है। लेकिन ये सब सब्जेक्ट है ना, इसमें मतलब पेपर के समय अगर 1 महीने 2 महीने से दे दिया जाए टाइम तो उतना बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मतलब बच्चों को परेशानी नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें देखिए क्या कहता है कि इसमें आपको भी दिया है संस्कृत है। ये क्या है आपका संस्कृत, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है, इसको हिंदी में इसका अनुवाद करना है, ये आपको दिया गया है। साथ में देखिए यहाँ पे संदर्भ अर्थात इसके चैप्टर का नाम भी बताना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। इसमें भी आपको 2 दिया रहता है, एक ही करना रहता है। और ये कितने नंबर का है, ये 4 नंबर है। अगर आपको ये पता होगा कि किस चैप्टर से है, अगर आप इसे व्याख्या भी कर लेते तो आपके 4 नंबर यहाँ पे फिक्स हैं। आपके लिए जो आसान पड़े, ये भी अगर आपको आसान लगा तो ये आप कर सकते हैं, और ये तो 2 ही लाइन का है, अगर ये आपको आसान लग रहा है तो आप इसे कर सकते हैं। आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आपको जो सा पसंद होगा वही आप करेंगे। यहाँ पे अगला जो है
सातवां देखिए, सातवें में क्या है कि अलग अलग टाइप के मतलब कई क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे पहला कि क वाले में कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। कहा है कि आपने पाठ्य पुस्तक के कोई एक श्लोक आपको लिखना है। कंठस्थ मतलब होता है जो आपने याद किया हो। तो आपको जो भी श्लोक यहाँ पे याद हो आप उसे यहाँ पे लिख लीजिए। लेकिन देखिए साथ में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस जो हमारा पेपर है, इस पेपर में वह श्लोक ना आया हो। इसलिए हम कहते हैं कि 2-3 श्लोक ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अगर एक आ गया तो 2 तो ऐसे होंगे जिनमें से आप किसी एक को लिख सकते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि जो इस पेपर में श्लोक आया है वो ना हो, आप अलग लिखिएगा दूसरा कोई। अब देखिए यहाँ पे ये कितने नंबर का है, ये 2 नंबर का है। सॉरी, वो गलती से अलार्म इसमें लग चुका था, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आपको शायद डिस्टर्ब होगा पेपर में। तो आइए हम देखते हैं अगला यहाँ पे क्या है, सातवां इसमें क्या कर रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से क्या करना है, श्लोक लिखना है। अभी हम आपको बताया जो आपको याद होगा वही आपको लिखना रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो ख वाला पाठ है, ख वाले पाठ यह भी आपको 2 नंबर का है। इसमें बोला कि 2 प्रश्नों से उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ से आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। सिर्फ इसमें से कितना आपको करना है, 2 ही करना है। और जिनके मार्क्स फिक्स हैं, कितने नंबर मिलेंगे आपको, 2 नंबर मिलेंगे। और ये बहुत आसान है, छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन्हें आप, हमें पता है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अगला यहाँ पे देखते हैं। 8वां क्या कहता है, 8वें में देखिए क्या है कि पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरे खरी परी, ये आपको दिया गया है। अथवा हास्य रस की परिभाषा में उधार लिखिए। मतलब कह रहा है कि ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये पद्यांश, ये जो भी है उपयुक्त पद्यों में रस का नाम बताना है। मतलब ये आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो मुझे नहीं लगता कि पता होगा किसी बच्चे को कि ये कौन सा रस है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब इससे मतलब उन्हें बहुत टेंशन होती है। पहली बार उन्होंने बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो वो अक्सर हिंदी में उतना फोकस उनका नहीं रहता है। तो ध्यान बस वो ये सब नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ डिफिनीशन रट लेते हैं। जैसे यहाँ पे वो इसे तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है वो हास्यरस ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आप भी यही लिखने ही वाले हो। और मैं होती तो मैं भी हास्यरस की डिफिनीशन लेती। इसमें तो थोड़ा गलती होने की गुंजाइश है, लेकिन इसमें तो गलती नहीं होता ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए हास्यरस की परिभाषा और उदाहरण देना है। इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये उसी का है जो हमारा 8वां था, उसका क्या है, ये ख वाला पार्ट है। हम क वाला आपको बताए हैं, क वाले में आपको रस की परिभाषा, हास्य रस का परिभाषा उधार लिखना था। इसमें रोला छंद या बोला है, देखिए रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। हमें क्या करना है, रोला छंद का लक्षण लिखना है। एक तरीके से देखा जाए लक्षण मतलब समझ लीजिए आप परिभाषा ही आपको यहाँ पे बताना है, तथा एक उदाहरण बदी आपको यहाँ पे दिखाना है। अथवा यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, आपको मतलब रोला या छंद का लक्षण या उदाहरण नहीं पता है, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रयुक्त छंद का नाम क्या है, ये आपको बताना है। अगर आपने छंद बहुत अच्छे से बहुत डीप में जाके पढ़ा होगा तो आप पक्का इसे कर लेंगे। और वैसे तो नहीं लगता कि आप इसे बता पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप रोला और छंद का लक्षण में उदाहरण ही सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो ग वाला है, 8वें का ही हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो कि 2 नंबर का है। अब जो ग वाला क्या है, इसमें निम्नलिखित में से प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। आपको यहाँ पे देखिए इस अलंकार का नाम बताना है, चरण कमल बंदो हरिराई। ये कौन सा अलंकार है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, ये कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। अथवा का आपको ये नहीं पता है कि ये कौन सा अलंकार है, तो आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और बोला है। वो ऑप्शन क्या है कि उपेक्षा अलंकार, बोला है कि उपेक्षा अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखिए। अगर आपने उपेक्षा अलंकार का डिफिनेशन आपको पता है तो उसका क्या लिखना है, आपको लक्षण और उदाहरण बताना है। तो यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 की मेल का एक शब्द बनाइए। उपसर्ग आपको दिया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जो हमें शब्द के मतलब पहले जुड़ता है। तो पहले जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब बाद में जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यहाँ आपको उपसर्ग बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उपसर्ग क्या है। जैसे यहाँ पे अधिकार का देखा जाए तो अधिकार क्या होगा, अधिकार। निर का देखा जाए तो निराकरण।
अ का देखा जाए तो अविश्वास, या अप का देखा जाए तो अपमान, और सु का देखा जाए तो सुलभ। यहाँ आपको किन्हीं 3 की ही बताने हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे सभी के बता दिए। जो आपको आसान लगे आप वो वर्क कर सकते हैं। अब देखिए ख वाले पार्ट में क्या है, ये तीनों 1-1 नंबर के हैं, 3 नंबर आपके फिक्स हो गए। ख में देखा जाए तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके आपको एक शब्द बनाना है। जैसे कि हम वट की बात करें तो हमें प्रत्यय मतलब बाद में जुड़ना है, जैसे गिरावट। तो देखिए जो वट है वो पीछे जुड़ा है, गिरावट है। पन का देखा जाए तो ढीलापन या लढ़कपन। और ता का देखा जाए तो मधुरता, सुंदरता। आई का देखा जाए तो लिखाई, पढ़ाई, मतलब बहुत सारे हैं, आप लिख सकती हैं। ये सब आसान होते हैं, इसलिए हम आपको कहें कि आपका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो ग है, ग में क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। आपको यहाँ पे समास विग्रह भी करना है, साथ में समास का नाम भी लिखना है। देखिए पहला क्या है, कुबुद्धि। जैसे कुबुद्धि का अगर समास विग्रह किया जाए तो होगा इसका बुरी है जो बुद्धि, उसी को हम क्या कहते हैं, कुबुद्धि। और देखा जाए ये कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है ये, कर्मधारय समास है। तो आप सबको अगर समास पढ़े होंगे तो आप ये आसानी से कर लेंगे। जैसे नवग्रह है, आप तो ये तो सबको पता हो कि नवग्रह कौन सा समास है। दीर्घ समास, दीर्घ समास वो समास होते हैं जो पहले मतलब उनका क्या आता है, संख्यावाची होते हैं। तो नवग्रह में देख रहे हैं आपकी जो 9 है ये क्या है, संख्या है, 9 अंक को दर्शा रहा है, अतः यहाँ पे क्या हो गया, तो दीर्घ समास हो गया। अगला तीसरा जो यहाँ पे है क्या है, असुमाली, अंशुमाली। तो अंशु कीड़े हैं, माला जिसकी अर्थात सूर्य। ये कौन सा है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अगर आपको डिफिनीशन पता होगा तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन ये होता है कि मतलब इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। और उत्थान पतंग का क्या होगा, उत्थान और पतंग, क्योंकि देखिए आप इतना तो जरूर पढ़ेंगे कि द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह। अक्सर देखिए जो द्विगु और द्वंद्व में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं द्विगु क्या है, मतलब ये योजक चिन्ह वाला लगा देते हैं और द्वंद्व नवरत्न वाला, जबकि ये गलत है। द्विगु, द्विगु में संख्यावाची आता है और द्वंद्व में योजक चिन्ह आता है, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची, अर्थात जैसे नवग्रह ये सब हुआ। और द्वंद्व जो होता है उसमें योजक चिन्ह आता है, जैसे उत्थान, रात और दिन, ये सब क्या है, ये हमारा द्वंद्व समास है। अब देखिए यहाँ पे जो घ है इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। अब आपको इनके किन्हीं इसमें से 2 के तत्सम रूप लिखना है। जैसे कुपूत, तो कुपूत का तत्सम रूप में देखा जाए तो इसका क्या होगा, कुपुत्र होगा। कलेश का क्या होगा, कलेश होगा। यहाँ पे देखिए छोटा सा है ना, ये गलत है, यहाँ पे बड़ा सा होगा, कलेश होगा, समझे। और माथा का क्या होता है, मस्तिष्क। आप सब घर में ऐसे ही बोल देते हैं माथा, लेकिन इसका सही वर्ड क्या है, मस्तिष्क। हमें क्या बोलना चाहिए, मस्तिष्क बोलना चाहिए। और देखिए जो यहाँ पे मीत है, मीत का क्या होता है, मीत मतलब होता है मित्र। क्या होता है मीत, मतलब मित्र, फ्रेंड आपके जो होते हैं वही मीत है। अब देखिए यहाँ पे अंग है, ये क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द देखिए, 2 पर्यायवाची लिखिए। आपको यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, जैसे इंद्र, पत्थर। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, 2 बताना है। इंद्र का देवेंद्र, सुरेंद्र। पत्थर का चपली, दामिनी। और बिजली का, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, पत्थर का पाषाण और शिला होता है, जबकि बिजली का क्या होता है, क्या होता है बिजली का, यहाँ पे चपला और दामिनी। तथा यहाँ पे जो तीर है इसका होता है बाण और सर। अब 10वां देखिए क्या इसमें है, 10वां में कि निम्नलिखित है में से किन्हीं 2 की संधि करना है। आपको यहाँ पे संधि बताना है और साथ में संधि का नाम भी लिखना है। जैसे मनुवंतर, तो क्या हो जाएगा, मनवंतर। ये कौन सा संधि है, यर संधि है। और अभ्युदय, उदय का क्या होगा, अभ्युदय। अभ्युदय से आप याद कर लीजिएगा, आपके गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक कोचिंग मतलब खुला है, वो क्या है, फ्री में है, अभ्युदय कोचिंग। तो अभी उदय। अब देखिए महाऔषधि, महोषधि, ये हमारा क्या है, वृद्धि संधि है। और राजा ऐश्वर्य का क्या होता है, राजा स्वरम, ये हमारा वृद्धि संधि है। अब देखिए यहाँ पे ख वाले में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में
के रूप में षष्ठी विभूति और एकवचन लिखिए। ये बच्चों का हाल जल्दी मतलब याद नहीं होता है कि कैसे इसमें लिखते हैं रूप। तो आप सब मैंने एक ट्रिक से इसे याद करने का वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गई। अब देखिए यहाँ पे इसका पहला क्या है, मधु और नदी। मतलब मधु या तो नदी, दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। जो आपको समझ में आए आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे अगर मधु का देखा जाए तो मधुना होगा, और नदी का देखा जाए तो नद्या होगा। तथा अगर यहाँ पे तद है तो इसका देखा जाए तो तस्य होगा, और युष्मत का देखा जाए तो युष्मत होगा। ये इसका हम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति और एक वचन बताए हैं। अब ग वाला देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष, वचन, ये आपको बताना है। पहला धातु, फिर लकार, फिर पुरुष, फिर वचन, ये आपको बताना है। तो किसी एक ही का बताना है, हम यहाँ आपको सही का बताना है, जिससे आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको आंसर देना है। सबसे आप पेपर में, कॉपी में अपने क्या लिखेंगे, सबसे पहले डालेंगे वहाँ पे धातु। अब धातु में अगर आप ये पहला लिख रहे हैं तो पठक पठ धातु से है। किससे है? पठ धातु है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बोला है अलंकार, तो आप लिखेंगे उसके बाद अलंकार। अलंकार हमारा क्या है, ये सॉरी अलंकार नहीं लकार है, अलंकार नहीं है, ये क्या है, लकार है। तो आप जब लकार लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, पठ वाला, ये हमारा है लट लकार। कौन सा है? लट लकार। कुल 5 लकार के रूप में होते हैं, तो आप सब इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। और जो यहाँ पे पुरुष लिखना है तो पुरुष के नीचे आप लिखेंगे ये मध्यम पुरुष है। अब वचन बोला जाए तो बहुवचन है। इसी प्रकार सभी आप यहाँ पे कर सकती हैं। अब आगे देखते हैं घ वाले में क्या है। इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आ गया आपका संस्कृत यहाँ से। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको 4 दिया गया है, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आपको यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करने आता होगा, हम यहाँ आपको बताते हैं कैसे होगा। प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, इसका आप संस्कृत में अगर अनुवाद करेंगे तो होगा प्रयागे गंगा यमुनी संगम अस्ति। राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए, राम स्व पुस्तकम पठेयु। सदा सत्य बोले, सदा सत्यम वद। वद मतलब क्या होता है? बोलना। दान से किति बढ़ती है, दानी किति वर्धते। दान से किति क्या आती है? बढ़ती है। आगे यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्रामर है, ये क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पे आपको निबंध लिखना है। हम आपको बताते हैं कौन सा विषय है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। देखिए आपके निबंध जो है वो 6 नंबर के टोटल आते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के। तो अगर आप सही से लिखते हैं तो आपको 6 नंबर तो इसमें पूरा मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, जल ही जीवन है, मेरी प्रिय पुस्तक या सदाचार। ये आपको यहाँ पे 4 टॉपिक दिए हैं, इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। और जितना अच्छा आप हेडिंग वेडिंग डाल के निबंध लिखेंगे उतना अच्छा मतलब टीचर आपको ये देखेगा, इंप्रेस हो जाए, मतलब उतना उसे अच्छा लगेगा, तो आपको मार्क्स ज़रूर वो देगा। देने का प्रयास तो मतलब टीचर हमेशा करते हैं कि हमारे बच्चे क्या होते हैं, फेल ना हो, अच्छे मार्क्स से पास हो। तो इसलिए आपके मार्क्स कभी वो काटेंगे नहीं। आप जो भी लिख के आते हो, आप जितना भी लिखोगे उतना आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप कभी भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। मतलब आप क्वेश्चन कम से कम आपको अगर आ नहीं रहा होगा क्वेश्चन, तो ज़रूर उस क्वेश्चन को आपने कभी जीवन में तो पढ़ा तो ज़रूर है, क्योंकि पढ़ रहे होते तो आप जीवन में ज़रूर कभी कभी ना आपको उस क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी ज़रूर होगी। भले ही मतलब आपको लगता है कि हाँ इसका फुल आंसर नहीं है मुझे पता, लेकिन आपको थोड़ी सी तो जानकारी पता है उसके बारे में। आप वो थोड़ा सा ही लिखिए कम से कम, लेकिन आप लिखिए तो, प्रयास तो कीजिए। खाली बैठने से अच्छा है कि आप कुछ लिखिए। इससे जानते हैं क्या मालूम चलेगा कि मतलब टीचर को भी लगेगा हाँ बच्चे ने यहाँ पे प्रयास किया है। वो जाते जाते आपको 1 नंबर तो ज़रूर दे के जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना भी निर्दयी टीचर होता है ना, मतलब कि बच्चों के प्रति उनका जो दया होता है ना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए वो क्या होते हैं, वो हमेशा आपको ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा फेल ना हो, पास हो। वो पासिंग मार्क तो ज़रूर पहुँचा ही देते हैं, कोशिश करके ही पहुँचाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मतलब जो बच्चे एकदम से नहीं लिखे जाते हैं, एकदम छोड़ देते हैं, उन्हें कोई फेल करते हैं। वरना हिंदी में तो नहीं, कोई फेल नहीं होता है, हिंदी में सब पास ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बढ़ावा क्या है। बढ़ावा बोला कि अपनी पाठ्य पुस्तक से मतलब पठित गद्य काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ आपको दिया गया रहता है, इसमें किसी एक का उत्तर आपको देना रहता है। तो सभी देखिए यहाँ आपको नहीं करना रहता है। हम आगे आपको दिखाते हैं, इसके आगे और भी है।
देखिए यहाँ पे दिया है क ख ग घ ऐसे करके टोटल आपको झ तक दिया गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखिए अपने ज़िला के हिसाब से होता है कि आप जिस ज़िला में रह रहे हैं, जैसे गोरखपुर का हुआ या कहीं और का भी हुआ, तो अलग-अलग ज़िला के लिए अलग-अलग लिखने के लिए ये होता है। सभी तो आपको करना नहीं है, बस एक ही आपको करना है। और उसमें भी आपको जो 2 1 2 में करके दिया है, तो उसमें भी अथवा करके दिया है। तो आपको जो समझ में आएगा आप उसे सॉल्व यहाँ पे लिखिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही जो पेपर है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, जो कि हमारा सेट 3 होगा। देखिए अगर आपको 70 में 70 मार्क्स पाना है, तो इसके लिए आपको पहले पेपर कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम आपको पैटर्न एक तरीका तो मालूम चलेगा। अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई रहेगी, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन जब नहीं आएगा, तो आप एक बार प्रयास करेंगे उसे सॉल्व करने के लिए, तो आप शायद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दें और ज़रूर इस सभी क्वेश्चन को एक बार देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से किसी एक आ जाए आपके लिए, आ जाए मतलब आपके पेपर में, तो आप ये एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। आपको 70 में 70 मार्क्स प्राप्त करने हैं। कितने मार्क्स प्राप्त करने हैं आपको? 70 में 70 नंबर लाना है और 30 नंबर स्कूल से मिल ही जाएगा। वैसे तो 70 में 70 लाने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।